नमस्कार। तो जी हाँ जनाब, फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में एक बार एक और ज्वलंत मुद्दा सीधे तौर पर आपसे जुड़ा, आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा, हर उस माता पिता से जुड़ा है यह मसला जो अपने बच्चे को सफलता की नई ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। जी हाँ जनाब, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज पेश करता हूं जनता की अदालत में मुकदमा एमबीबीएस बनाम लूट, एमबीबीएस बनाम मौत का फंदा। एमबीबीएस के लिए नीट की जद्दोजहद या मौत का सर्कस। जी हां जनाब, क्या डॉक्टर बनने का सपना देखना, उसके लिए ईमानदारी से पढ़ाई करना घंटों घंटों इस देश में गुनाह बनता जा रहा है? बिना किसी कोर्ट, कचहरी और अदालत के इन प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को और साथ ही साथ उनके माता पिताओं को मौत की सजा मुकर्रर की जा रही है। इन्हीं सवालों पर आज बात होगी जनता के इस अदालत में खुल्लम खुल्ला, हमेशा की तरह। तो अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जनाब, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन कानून से जुड़े मसले, अपने अधिकारों से अवगत कराने का मुझे मौका मिलता रहे। जी हाँ जनाब, एक तरफ देश जब आज़ादी के जश्न में डूबा था, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आने वाले भविष्य का सुनहरा सपना दिखा रहे थे, बता रहे थे और सजा रहे थे, तो दूर एक कोने में उसी आज़ादी के दिन एक और बच्चा आज़ाद हो रहा था। लेकिन यह आज़ादी दूसरी तरह की थी। यह आज़ादी थी नीट के फंदे से जो मौत का फंदा है, जेई का जो कुचक्र है, जो जाल है, उस कुचक्र से यह आज़ादी यह बच्चा ले रहा था। और यह आज़ादी इसने कैसे लिया? अपने कमरे में मौत का फंदा बनाकर यह बालक ठीक इसी 15 अगस्त 2023 को झूल गया। मुझे नहीं मालूम क्या इसे नीट से आज़ादी दिलाने वाले पराक्रम की तरह देखा जाएगा। भगत सिंह ने मौत के फंदे को गले लगाया था अंग्रेजों के शासन से देश को मुक्त कराने के लिए। क्या इस बच्चे की कुर्बानी नीट और जेईई एग्जाम की स्वतंत्रता से, गुलामी से मुक्ति दिला पाएगी? तो जी हाँ जनाब, यह अभागा बालक बिहार के गया जिले का रहने वाला था, जो आंखों में ख्वाब लिए राजस्थान की धरती कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने कोटा गया था। आप कहेंगे वकील साहब, या आप में से कुछ लोग कहेंगे जो इस विषय से परिचित नहीं हैं, कि एक
आत्महत्या को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का तात्पर्य क्या है? जी जनाब, यह एक इकलौती आत्महत्या होती तो मैं आपकी बात मान लेता। जनाब, इसी महीने, अगस्त के महीने में, उसी कोटा शहर में, उसी इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच यह चौथी आत्महत्या थी। पिछले एक महीने के अंतराल या संभवतः 15 दिनों के अंदर 4 छात्रों ने फांसी का फंदा बनाकर अपने कमरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब भी आपको शक है कि मैं मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं? तो जनाब, कोटा शहर में, राजस्थान में इस साल इस तरह की यह 20वीं घटना थी। एक साल में 20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। मैं उन बच्चों की संख्या नहीं बता रहा जो आत्महत्या करने का प्रयास कर चुके हैं। मैं उन बच्चों की भी संख्या नहीं बता रहा जो जिंदा आज लाश बन चुके हैं। कोटा प्रशासन के लिए छात्रों द्वारा ताबड़तोड़ की जा रही इस आत्महत्या ने पूरे प्रशासन को और पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है वह क्या करे। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह तो उन लोगों की है जिनको आजादी मिल गई, नीट से, IIT, JEE से, लेकिन उनका क्या जो जिंदा लाशों में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन ने उनके लिए जो नया मापदंड तय किया है वह यह है कि उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट से उनके मेंटल मैपिंग की जाएगी, जिससे पता लग सके कि आखिर वह इस परीक्षा की, इस प्रतियोगी परीक्षा के प्रेशर को झेलने लायक हैं या नहीं। सुना था युद्ध भूमि में जाने के लिए ऐसी मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से वीर सैनिकों को गुजरना पड़ता है, SPG के कमांडो बनने के लिए गुजरना पड़ता है। लेकिन अब तो नीट और IIT, JEE में भी जाने के लिए ऐसे मानसिक परीक्षाओं के दौर से आने वाले दिनों में छात्रों को गुजरना पड़ेगा। तो जनाब, यह तो सिर्फ कोटा शहर की बात हुई। आइए मैं ले चलता हूं उससे भी हृदय विदारक घटना की तरफ। तमिलनाडु में हाल ही में दूसरे छात्र ने जो नीट में 85% मार्क्स लाकर दाखिला नहीं पा चुका था, उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बिहार से आने वाले इस छात्र का नाम अगर वाल्मीकि प्रसाद था, तो चेन्नई में जिस छात्र ने मौत के फंदे को चूमने का काम किया है उसका नाम जगदीश्वरन था। 12वीं की परीक्षा में 500 में से 427 नंबर लाया था इस छात्र ने। किस कैटेगरी में रखेंगे इसको? मेधावी, फिसड्डी, एवरेज? अब तय कीजिए। 2 अटेम्प्ट लगातार यह नीट का दे रहा था और नीट क्लियर करने के बाद भी मेरिट लिस्ट में, रैंकिंग में इसे दाखिला नहीं मिला और फलस्वरूप इसने आत्महत्या कर लिया। कहानी यही नहीं रुकी। जवान बेटे के मौत के दर्द को बर्दाश्त न कर लेने के बाद जगदीश्वरन के पिताजी ने भी दूसरे ही दिन, जिनका कि नाम सिलवास्कर था, उन्होंने भी अपने घर में फांसी लगाकर आजादी प्राप्त कर ली। मेरी श्रद्धांजलि है इन छात्रों की। जैसा कि मैंने कहा कि यह चेन्नई की फिर कोटा की तरह की इकलौती घटना नहीं है। अगर पूरे साल की मैं बात करूं तो वहां भी यह संख्या डबल डिजिट में क्रॉस करती हुई नजर आती है। तो यह तो है नीट और IIT, JEE के
लिए तैयारी करने वाले छात्रों के ऊपर जो गुजर रही है उसकी कहानी। इसका एक और पहलू है। एक तरफ इन गरीब छात्रों को, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड छात्रों को इतनी मेहनत के बाद भी सीट नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ इसी जगदीश्वरन के दोस्त ने एक बड़ा भारी खुलासा किया है। जगदीश्वरन के दोस्त का नाम है फैयाजुद्दीन। फैयाजुद्दीन यह कहता है कि वह एवरेज स्टूडेंट भी नहीं है, उसे एवरेज मार्क्स भी नहीं आया निट में। वह कहता है वास्तव में यह सीट तो जगदीश्वरन जैसे मेधावी छात्रों को जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यह सीट उसको मिली क्योंकि उसके पिताजी के पास पैसा था। उसके पिताजी ने डीएमके के एमपी साहब का कॉलेज, बालाजी मेडिकल कॉलेज में 25 लाख रुपए देकर अपने बेटे के लिए सीट खरीद ली। फैयाजुद्दीन कहता है कि 5 साल में उसका कुल खर्चा डॉक्टरी पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए होने जा रहा है। उसके पिताजी अमीर हैं या खर्चा वहन कर सकते हैं, लेकिन वह 2 सवाल पूछता है कि उसके जैसा डॉक्टर जो अनक्वालिफाइड है, जब वो बाहर निकलेगा तो वो क्या इलाज करेगा लोगों को? क्या वह मौत नहीं बांटेगा? सलाम है फैयाजुद्दीन के इस हिम्मत को, इस साफ गोई को, कि वह इस रैकेट का पर्दाफाश करता हुआ नजर आता है। वह कहता है कि 1.5 करोड़ रुपए देकर बना हुआ डॉक्टर क्या सेवा दे पाएगा, या वह मेवा वसूलने में बिजी होगा? उसने जो पैसा लगाया है उसको निकालने के लिए उसके ऊपर क्या दबाव नहीं होगा उसके घर परिवारों का? जवाब, फैयाजुद्दीन सवाल पूछ रहा है, सवाल मैं आप तक ला रहा हूं, जवाब आपने, सरकार ने और समाज ने देना है। अब देखिए, यहां से एक तीसरी बात भी इससे जुड़ी हुई है। तमिलनाडु की सरकार आत्महत्याओं के का हवाला देकर नीट एग्जाम को अपने राज्य में लागू करने से मना कर रही है। उसने स्टेट असेंबली में इस तरह का एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है जो गवर्नर के द्वारा अभी तक जिस पे मुहर नहीं लगी है। गवर्नर साहब का कहना है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसने इसको भारत की राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दिया है। और अगर यह कानून तमिलनाडु में बन गया तो तमिलनाडु नीट परीक्षा को नहीं मानेगा और वह अपना एग्जाम लेता रहेगा। देखिए, नीट परीक्षा की शुरुआत 2012 में हुई, पहली परीक्षा 2016 में हुई जिसमें तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने भाग नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ऑल इंडिया लेवल पर पहली बार 2017 में नीट की परीक्षा हुई और तभी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल इत्यादि राज्य हैं जो इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसको मानने से मना करते हैं। अब देखना है कि यह मसला राजनीतिक पार्टियों की खेमेबाजी और चुनाव जीतने का एक हथकंडा मात्र बनकर रह जाती है या सरकार के माथे पर कोई जूं भी रेंगती है और कोई सार्थक कदम भारत के भविष्य के लिए, भारत के स्वास्थ्य के लिए उठाया जाता है। समस्या अति गंभीर है। छात्र या तो मरने को मजबूर है या तो लूटने को मजबूर है कोचिंग संस्थाओं द्वारा, या फिर प्राइवेट कॉलेज में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का फीस देकर दाखिला लेने को मजबूर है। वह चाहे तो चाहे कहाँ।
इरादा उसका सेवा करने का है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, लोगों को के दुख और दर्द को दूर करना चाहता है। हम उसके इस ख्वाब की सजा लूट, मौत के फंदे या कर्ज के कुचक्र के जाल में क्यों दे रहे? आइए अब जाते जाते एक नज़र मौजूदा स्थिति पर डाल दें। 2023 की जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें 2022 से भी ज़्यादा नंबर लाने के बाद छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाया है। कहने का तात्पर्य है कि आए दिन मेरिट लिस्ट, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, शेयर मार्केट की तरह ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। शेयर मार्केट तो एक बार नीचे भी आता है, लेकिन नीट का यह शेयर मार्केट फिलहाल तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा स्थिति देश में यह है कि 2023 में भारी भरकम बदलाव होने के बाद MBBS सीटों की संख्या पहली बार 1 लाख से ऊपर पार कर गई है। फिर भी स्थिति यह है, अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं, एग्जैक्ट बताऊं, तो फिलहाल देश में 1,04,339 MBBS की सीटें मौजूद है। क्या आप जानना चाहेंगे इन सीटों पर हर वर्ष कितने छात्र कंपीट करते हैं? तो जी हाँ जनाब, इन सीटों पर कंपीट करने वाले छात्रों की संख्या 21 लाख से ऊपर है। आप अंदाज लगा सकते हैं, 21 लाख बीमार, 1 लाख अनार। जो लोग एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं उनकी संख्या 11,45,976 है, अर्थात 11 लाख लोग नीट एग्जाम को 21 लाख लोगों में से क्वालिफाई भी करते हैं। क्या जो लोग परीक्षा में पास हो गए उनको भी दाखिला मिल पाएगा? जनाब, जवाब ढूंढने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीटों की संख्या 1 लाख, एग्ज़ाम देने वाले 21 लाख, पास करने वाले 11.5 लाख। उत्तर आपके पास है। मरे न तो क्या करें? बहुत से छात्र यूक्रेन, रसिया, फिलीपींस, नेपाल, थाईलैंड का रुख करते हैं डॉक्टरी के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। आने के बाद उनका हश्र क्या होता है, इससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। उस पर काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूं। आप चाहें उन वीडियो को देखें और अपने कमेंट से मुझे भी अवगत कराएं। मैं लेकर आऊँगा कि इस पढ़ाई की लूट में, इस लीगल डकैती में, कानूनी डकैती में कौन कौन शामिल हैं, उसका खुलासा अगली एपिसोड में। मैं यह भी बताऊंगा कि इस कुचक्र में मध्यम वर्गीय परिवार को किस तरह से फंसाया जा रहा है और अमीरों को और अमीर बनने की छूट दी जा रही है। दिखता किसी को भी नहीं है। यह सवाल राजनीति का नहीं है, यह सवाल राजनीति से परे जाकर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने का है। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ, 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।